नमस्कार विद्यार्थियों, आपके सामने आज फिर मैं मरियम बानो, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज रतनगढ़। विद्यार्थियों, कल हमने अपने फर्स्ट पेपर मध्यकालीन भारत के इतिहास में यूनिट फर्स्ट का अपने फर्स्ट टॉपिक पर डिस्कशन किया था। डिस्कशन का विषय था मध्यकालीन भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत। इसको हमने दो भागों में बांटा। दिल्ली सल्तनत, सेकंड पीरियड रहा अपना मुगल काल। दिल्ली सल्तनत को भी हमने दो भागों में डिवाइड किया। नंबर 1 साहित्यिक स्रोत, नंबर 2 विद्यार्थियों पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत के हमने 8 पॉइंट बनाए थे। 8 पॉइंट में विद्यार्थियों हमने कल 4 टॉपिक पर चर्चा की थी, जिसमें पहला था सामान्य ऐतिहासिक रचनाएं। नंबर 2 पॉइंट था भारतीय इतिहास से विशेष रूप से संबंध रखने वाले ग्रंथ। थर्ड टॉपिक था विद्यार्थियों नैतिक उपदेश निहित ऐतिहासिक रचनाएं। और फोर्थ टॉपिक था विद्यार्थियों अपना प्रशस्तियाँ। आज हम जिन पे चर्चा करेंगे अगले 4 पॉइंट वह पुरातात्विक स्रोत। विद्यार्थियों नंबर 5 पॉइंट है इसमें ऐतिहासिक महत्व की साहित्यिक रचनाएं। सल्तनत काल में अनेक साहित्यिक रचनाएं लिखी गई जो पूर्णतः ऐतिहासिक नहीं होते हुए भी ऐतिहासिक महत्व रखती थी। ऐसी रचनाओं में प्रमुख है अमीर खुसरो की रचनाएं। अमीर खुसरो एक इतिहासकार से अधिक साहित्यकार के रूप में विख्यात हैं, परंतु चूंकि वे राज दरबार में लंबे समय तक रहे, इसलिए उनकी रचनाओं में ऐतिहासिकता की भी झलक मिलती है। वे क्रमशः केकूबाद, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी और मुबारक शाह खिलजी के समय में लगातार राज दरबार से उनका संबंध रहा था। उन्होंने अनेक ग्रंथों की रचना की। खुसरो ने 1289 से लेकर 1325 ईस्वी के मध्य मसनवी लिखी। अमीर खुसरो की प्रमुख रचनाएं इस प्रकार है। हम बिंदु वाइज इन पर डिस्कशन करेंगे। अपना प्रथम इसमें ऐतिहासिक महत्व की साहित्यिक रचनाओं में विद्यार्थियों प्रथम टॉपिक में अपने कई अमीर खुसरो की कई रचनाओं का उल्लेख होगा, जिसमें नंबर 1 पे है किरान उस सादीन। इसमें बुगरो खां व उसके बेटे केकूबाद के मिलन के दृश्य के अतिरिक्त शाही दरबार, अमीरों और राजकीय पदाधिकारियों के जीवन का दिलचस्प वर्णन किया गया है। इसी में अपनी दूसरी रचना है अमीर खुसरो की मिफ्ताह-उल-फुतूह में जलालुद्दीन खिलजी के सैनिक अभियानों एवं अन्य राजनीतिक घटनाओं का उल्लेख मिलता है। इसी में तीसरी रचना है खंजाइन-उल-फतूह, इसे तारीख के अलाई भी कहती हैं, में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के आरंभिक वर्षों का चित्रण किया गया है। उसके सैनिक अभियानों तथा मलिक काफूर के दक्खन अभियानों, सैन्य संगठनों और भौगोलिक महत्व की अनेक जानकारी इसमें दी गई है। इसमें मंगोल आक्रमणों का भी वर्णन मिलता है। इस रचना का महत्व इसलिए अधिक है क्योंकि एकमात्र यही ग्रंथ है जो अलाउद्दीन का समसामयिक विवरण प्रस्तुत करता है। इसी में अमीर खुसरो की फोर्थ रचना है आशिका। आशिका में अलाउद्दीन की गुजरात एवं मालवा विजय का वर्णन किया गया है। विद्यार्थियों इसी क्रम में अगली रचना है नू सिपिहर में मुबारक खिलजी एवं उसके समय की सामाजिक स्थिति का वर्णन किया गया है। इसी रचना के बाद अमीर खुसरो को वैसे तोतिया हिंद भी कहते हैं। कहने का मतलब है हिंदुस्तान की जो भौगोलिक स्थिति थी, हिंदुस्तान की जो सुंदरता थी, उसका बहुत सुंदर चित्रण अमीर खुसरो द्वारा किया गया है। इसी में विद्यार्थियों अपनी अमीर खुसरो की अगली रचना है तुगलकनामा। तुगलकनामा में खुसरो शाह व गयासुद्दीन तुगलक के संघर्ष को दिखाया गया है। तुगलकनामा तुगलक वंश के इतिहास के लिए एक बहुमूल्य स्रोत है। इसमें गयासुद्दीन तुगलक
द्वारा खुसरो खां के दमन व सत्ता की स्थापना की परिस्थितियाँ विशेष राजनीतिक महत्व की है जिसका वर्णन किया गया है। इसी क्रम में अगली रचना है एजाज खुसरवी। इससे भी हमें महत्वपूर्ण तत्कालीन समय की जानकारी मिलती है। इसी क्रम में अगली रचना है देवल रानी खिज़र खां। देवल रानी खिज़र खां से भी ऐतिहासिक तथ्यों पर प्रकाश पड़ता है। इसमें अलाउद्दीन के पुत्र खिज़र खां और गुजरात के शासक कर्णदेव की पुत्री देवल रानी की प्रेम कथा वर्णित है। साथ ही अलाउद्दीन खिलजी और उसके पहले के सुल्तानों के सैनिक अभियानों का भी इसमें वर्णन किया गया है। अमीर खुसरो की अन्य रचनाएं जो 9 नंबर पॉइंट है, इसी फर्स्ट नंबर में वस्तुल हयात, गुरतुल कमाल, निहालतुल कमाल इत्यादि से तत्कालीन व्यवस्था को जानने में सहायक सिद्ध हुए हैं। खुसरो की रचनाओं में बनने की उपेक्षा अधिक विश्वसनीयता तिथि का क्रम मिलता है। इसके साथ ही तत्कालीन सामाजिक व सांस्कृतिक जीवन का जितना अच्छा चित्रण अमीर खुसरो की रचनाओं में हुआ है उतना अन्य किसी की रचनाओं में नहीं हुआ है। विद्यार्थियों, इसी क्रम में अपना नेक्स्ट मीन्स सेकंड पॉइंट है सूफी संतों की चरितावली। सल्तनत काल में कुछ अन्य ऐसी रचनाएं भी हुई जो इतिहास लेखन में सहायक हैं। इनमें प्रमुख हैं विभिन्न सूफी संतों की चरितावली। इनसे सूफी संतों के चरित्र एवं धार्मिक नीतियों तथा कार्यकलापों के अतिरिक्त तत्कालीन सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन पर भी प्रकाश पड़ता है। अमीर सिज्जी ने फवादुल फवायाद में तत्कालीन समाज का बड़ा अच्छा चित्रण किया है। इसमें शेख निजामुद्दीन औलिया के संवादों का संकलन है। साथ ही इसमें अलाउद्दीन खिलजी से लेकर गियासुद्दीन तुगलक के समय की स्थिति का वर्णन किया गया है। इल्तुतमिश और बलबन का उल्लेख भी इसमें किया गया है। मीर खुर्द ने भारतीय चिश्ती सूफियों का वर्णन शेरुल औलिया में किया है। सियरुल आरेफिन नामक ग्रंथ से भी इस विषय पर महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। भारतीय सूफियों के इतिहास का ज्ञान प्राप्त करने में अब्दुल हक दहलवी की अखबारुल अख्तियार से भी पर्याप्त सहायता मिलती है। इसी क्रम में मोहम्मद गोश लिखित गुलजार अबरार से भी अनेक सूफी संतों के जीवन, उनके क्रियाकलापों व तत्कालीन राजनीतिक व सामाजिक व्यवस्थाओं की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इसी संतरणकालीन स्रोत में अगला नेक्स्ट बिंदु है अपना विदेशियों के यात्रा वृत्तांत। भारत व विदेशों में गहरे संपर्क के कारण समय समय पर अनेक विदेशी यात्री भारत आते रहे। इन लोगों ने अपने यात्रा वृत्तांतों से भारत की तत्कालीन स्थिति का वर्णन किया, जिससे राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक स्थिति पर अच्छा प्रकाश पड़ता है। प्रमुख यात्रा वृत्तांत इस प्रकार हैं। नंबर फर्स्ट पॉइंट है अल बरूनी। इन्हें अरबी, फारसी व संस्कृत भाषा का अच्छा ज्ञान था। इन्होंने 113 ग्रंथों की रचना की, परंतु किताबुल ए हिंद सबसे अधिक पॉपुलर हुई। इस रचना में राजनीतिक महत्व के साथ साथ 11वीं शताब्दी के भारतीय सामाजिक जीवन, खगोल शास्त्र एवं गणित की प्रगति पर अच्छा प्रकाश डाला गया है। इसी यात्रा वृत्तांत में सेकंड पॉइंट है मार्को पोलो, जो 1295 ईस्वी में भारत आए। ये एक इतालवी यात्री थे। मार्को पोलो ने भारत के विभिन्न भागों की यात्रा की। इन्होंने अपने यात्रा वृत्तांत को ट्रेवल्स नाम दिया। में भारत की आर्थिक स्थिति एवं
व्यापार की स्थिति पर प्रकाश डाला गया है। दक्षिण भारत की आर्थिक स्थिति पर महत्वपूर्ण प्रकाश डाला गया है। अगला यात्री है इब्न बतूता, जो मोरक्को अफ्रीका निवासी हैं, जो 1333 ईस्वी में भारत आए। इब्न बतूता के भारत आने के समय मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली की गद्दी पर आसीन थे। इन्हें दिल्ली के काजी के पद से नवाजा गया। इन्होंने अपने यात्रा वृत्तांत को रेहाला नाम दिया अपनी रचना को। इस रचना में मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार, उस समय की प्रशासनिक व्यवस्था, सामाजिक राजनीतिक संस्थाओं, आर्थिक स्थिति, डाक व्यवस्था, सड़कों की व्यवस्था, गुप्तचर व्यवस्था, कृषि उत्पादन, त्यौहार और उत्सव, संगीत इत्यादि का बड़ा सुंदर विवरण प्रस्तुत किया है। मोहम्मद बिन तुगलक के विवादास्पद चरित्र व अनोखी योजनाओं का मूल्यांकन करने में रेहाला अत्यंत उपयोगी सिद्ध होती है। इसी क्रम में अपना अगला यात्री है निकोलो कोटी, जो इतालवी यात्री हैं। विजयनगर राज्य की निकोलो कोटी ने विजयनगर राज्य की यात्रा की, वहाँ की आर्थिक समृद्धि का आंखों देखा विवरण प्रस्तुत किया। इसी क्रम में अगले यात्री हैं अब्दुल रज्जाक। ये अरब सौदागर थे। अब्दुल रज्जाक कालीकट के जैमरीन के दरबार में ईरान के शाह के दूत की हैसियत से आया। उसने भी विजयनगर की यात्रा की एवं वहाँ के प्रशासन व सामाजिक आर्थिक स्थिति का वर्णन किया। इसी क्रम में विद्यार्थियों अगले यात्री हैं माहुआन, जो 1451 ईस्वी में चीनी यात्री हैं, जो 1451 ईस्वी में भारत आए। माहुआन के विवरण से बंगाल की आर्थिक व सांस्कृतिक समृद्धि का पता चलता है। इसी क्रम में विद्यार्थियों अगले यात्री हैं धर्मस्वामी, जो 13वीं शताब्दी से तिब्बत से भारत आए। इसके यात्रा विवरण से पूर्वी भारत की स्थिति, आरंभिक तुर्कों द्वारा उस क्षेत्र में सत्ता की स्थापना के प्रभाव की जानकारी मिलती है। अन्य अगला पॉइंट है अन्य यात्री। विद्यार्थियों वास्को डी गामा, बारबोसा, वार्तेमा, पाएज, रूसी यात्री आफानासी निकितिन प्रमुख थे। इन यात्रियों ने संतुलनकालीन राजनीतिक अवस्था के अतिरिक्त विजयनगर साम्राज्य, गुजरात, बंगाल, उड़ीसा, अन्य क्षेत्रों की आर्थिक स्थिति पर अच्छा प्रकाश डाला। उपरोक्त यात्रियों के विवरण से पूर्वी भारत की स्थिति और आरंभिक तुर्कों द्वारा उस क्षेत्र में सत्ता की स्थापना के प्रभाव की जानकारी प्रस्तुत करते हैं। विद्यार्थियों संतुलित कालीन स्रोतों में अपना अंतिम टॉपिक है अन्य विविध महत्वपूर्ण ग्रंथ। उपर्युक्त वर्णित साहित्यिक रचनाओं के अतिरिक्त सल्तनत काल में अनेक ग्रंथ अरबी, फारसी, संस्कृत, हिंदी लोक भाषाओं में लिखे गए, जो सल्तनत की तत्कालीन स्थिति पर प्रकाश डालते हैं, जिसमें प्रमुख है फर्रुखदीन की तारीख़ फर्रुखदीन, फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा यानी कि फतवात फिरोज शाही या तारीख़ फिरोज शाही, जो तत्कालीन स्थिति पर प्रकाश डालती है। ख्वाजा अब्दुल मलिक इसामी की पुस्तक फतवा उस सलातीन में मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यों की आलोचना की गई है। बहमनियों की प्रशंसा की गई है, मीन्स बहमनी राज्य में रहने वाले लोगों की विद्यार्थियों अत्यंत प्रशंसा की गई है। साथ ही नासिरुद्दीन मोहम्मद के शासनकाल के अंतिम वर्षों पर किए होने वाले कार्यों पर अच्छा प्रकाश डाला गया है। उस समय को जानने का इसामी का ये एक महत्वपूर्ण स्रोत है। अहमद यादगार की रचना तारीख़ सलातीन में लोदी शासन पर प्रकाश डाला गया है। याहिया बिन सरहिंदी की पुस्तक तारीख़ मुबारक शाही, हसन निजामी की पुस्तक ताजुल माहिर भी सल्तनतकालीन इतिहास के
महत्वपूर्ण स्रोत है। याह्या विद्यार्थियों, याह्या बिन सर हिंदी का तारीख के फिरोज शाही हमें फिरोज तुगलक के समय पर अच्छा प्रकाश डालता है। आइनुल मुल्क मुल्तानी की पुस्तक इंशाए माहरू से फिरोज तुगलक के प्रशासन व तारीख के सिंध मीरात सिकंदरी से गुजरात की स्थिति के विषय में पता चलता है। तारीख दाऊदी से सिकंदर लोदी के शासन के विषय में जानकारी मिलती है। फ़वाइद उल फ़वाद में शेख निजामुद्दीन औलिया की मजलिसों का जो वर्णन किया गया है उससे हमें तत्कालीन सामाजिक व आर्थिक स्थिति के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है। अमीर हसन खिलजी ने दीवान हसन दहलवी में अलाउद्दीन खिलजी की प्रशंसा की गई है। फ़वाइद फिरोज शाही में मुस्लिम समाज की स्थिति व लोक साहित्य की जानकारी मिलती है। खैरुल मजलिस में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बाजार व मूल्य नियंत्रण, दिल्ली पर मंगोलों का आक्रमण किस प्रकार हुआ, क्या प्रभाव रहा, उसके विषय में विस्तृत चर्चा की गई है। निजामुल मुल्क तुसी की रचना सियासतनामा में शाही सेवा में नियुक्त दासों को प्रशिक्षित करने का वर्णन किया गया है। दासों के संबंध में ये मोस्ट इम्पोर्टेंट ग्रंथ है। इसी क्रम में हसन निजामी की रचना ताजुल मासिर में ऐबक व इल्तुतमिश के प्रारंभिक सैनिक अभियानों की विस्तृत चर्चा की गई है। बुनियातुल मुनिया की रचना फिरोज शाह तुगलक के समय हुई, जो गिनियातुल मुनिया संगीत से संबंधित एक सल्तनतकालीन महत्वपूर्ण रचना है। सल्तनत काल में अन्य भाषाओं में अनेक ग्रंथ लिखे गए, जिसमें प्रमुख है कल्हण की रासतरंगिणी। इसमें मध्यकालीन इतिहास, विशेषतः कश्मीर के इतिहास का वर्णन किया गया है। हमीर महाकाव्य से राजपूताना के इतिहास की जानकारी मिलती है। वहीं अवध भाषा में मलिक मोहम्मद जायसी का पद्मावत से भी हमें ऐतिहासिक जानकारी मिलती है। गुजराती लोक कथा रासमाला व बंगाल शेख शुभादेश से भी मध्यकालीन समय की जानकारी मिलती है। विद्यार्थियों, सल्तनतकालीन स्रोत को हमने 8 भागों में बांटा, जो पूर्णतः अपना कंप्लीट हो गया है। आप लोगों के लिए ये साहित्यिक स्रोत नए हैं, क्योंकि फर्स्ट ईयर में हमने प्राचीन चीज़ पढ़ी थी, अब हम मध्यकाल पढ़ रहे हैं। आप इन बुक्स को बार बार देखोगे तो निश्चित रूप से ये आपको याद हो जाएंगी। मैं इसका PDF सेंड करूँगी, जिसको आप नोट कर लेना। एग्ज़ाम की दृष्टि से ये क्वेश्चन बहुत उपयोगी है। 2-2 नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं उसमें पेपर में बार बार इन पुस्तकों का नाम पूछा जाता है। विद्यार्थियों, सल्तनतकालीन में अपना दूसरा भाग है सल्तनतकालीन पुरातात्विक स्रोत। सल्तनतकालीन इतिहास के अध्ययन में पुरातात्विक स्रोतों की भी उपेक्षा नहीं की जा सकती है। इस समय अनेक भवनों का निर्माण हुआ। इस समय के भगवानवेशों को देखकर तत्कालीन कलात्मक प्रगति एवं राज्य की समृद्धि का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। इस समय की अनेक महत्वपूर्ण इमारतें जैसे कुव्वत उल इस्लाम, कुतुब मीनार, अलाई दरवाज़ा, फिरोज शाह कोटला इत्यादि सल्तनतकालीन कलात्मक विकास को दर्शाती है। सल्तनत काल में मस्जिदों व अन्य भवनों की दीवारों पर फारसी में अभिलेख भी खुदवाए गए, परंतु शाही अभिलेखों की संख्या बहुत कम है। अधिकांश अभिलेख व्यक्तिगत हैं, तथापि उनमें शासकों के नाम व तिथियों का भी उल्लेख है। सल्तनतकालीन सिक्के भी इतिहास को जानने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। विद्यार्थियों, अपना जो टॉपिक है मध्यकालीन भारत को इतिहास को जानने के स्रोत में अपना A अल्फ़ाबेट मीन साहित्यिक स्रोत, सल्तनतकालीन स्रोत के 2 डिवाइडेशन थे, साहित्यिक और पुरातात्विक, दोनों कंप्लीट हो गए। विद्यार्थियों, कल हम यूनिट 1 में मध्यकालीन भारतीय इतिहास को जानने में सेकंड टॉपिक मुगल कालीन भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत, उस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। धन्यवाद विद्यार्थियों।